हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी कॉक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। ये वीडियो टोटली अलग होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको चतुर्भुज नाम की आपको 9th क्लास में वो अध्याय मिलेगा। तो उस अध्याय के हम टोटली सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसे हम सारांश भी बोल सकते हैं। वैसे ये लास्ट प्रश्नावली के बाद आपको ये सारे बिंदु वो लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी जितने भी पॉइंट हम आपको इसमें बताने वाले हैं, टोटली 10 पॉइंट हैं। तो इन सभी के ऊपर मैंने डेडिकेटेड में एक अलग से वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात की है, तो आप उसे भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए कॉक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट की बात कर लें, है किसी चतुर्भुज के कोणों का योग 360 अंश होता है। अब इसका मतलब कि अगर कोई चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज आप उठा के देख लो, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, पतंगाकार, कोई भी चतुर्भुज उठा के देख लो, अगर हम इसके कोणों को अगर हम प्लस करेंगे तो 360 अंश होना चाहिए। देखो ये कोण 2, 3, 4, इन सभी को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 360 अंश के योग के बराबर होगा। बेसिक यही पहले का मतलब था। पहला हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा है समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यह एक प्रमेय है, हमने आपको बता दिया है एक अलग वाली वीडियो में, कि यानी कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है, यह एक समांतर चतुर्भुज है आप मान लो। तो अगर हम इसमें एक विकर्ण डाल देते हैं, ये रहा विकर्ण डाल देते हैं, तो ये जो विकर्ण है ना, जैसे ही हमने इसमें ये विकर्ण डाला, इसने समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। देखो त्रिभुज, अगर हम इसमें नाम लिख लें ए, चल बी, सी, डी, तो इसमें ए पहला त्रिभुज ये मिला है और दूसरा ये मिला है। ठीक से चल जा पेन, पता नहीं क्या हो गया यार, ठीक से चलती नहीं। ठीक है, तो इसमें ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में सर्वांगसम होंगे। यह एक प्रमेय भी है और मैंने दूसरे वीडियो में इसे प्रूव भी कर रखा है कि ये कैसे प्रमेय होगा, वो कैसे सर्वांगसम होगा। ओके, तो तीसरा पॉइंट है कि एक समांतर चतुर्भुज में, यानी कि कोई भी आकृति दी गई है, अगर उस आकृति को ये बता रखा है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या हम लिख सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ हम कह सकते हैं। पहला चीज़ कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब बराबर होने का मतलब अगर हम इसमें नाम लिख लें तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सम्मुख भुजाएं बराबर होने का मतलब कि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होनी चाहिए। जैसे कि देखो AD है, इसके सामने की भुजा ये है BC। अगर AD के में AB की बात करें तो इसके ये बगल वाली भुजा है, ये संगत भुजा है। सम्मुख भुजा है AD और BC, ये दोनों बराबर होंगे, और साथ ही साथ ये AB जो है वो CD के बराबर होगा। यानी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, और साथ ही साथ सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अब सम्मुख कोण का मतलब देखो, जितना अंश ये होगा उतना ही अंश इस कोण का सम्मुख कोण क्या है, ये दोनों नहीं, ये दोनों संगत कोण हो गए। ठीक है, साइड में है। सम्मुख कोण यानी सामने वाली कोण। ठीक है, तो इस कोण के बराबर में ये कोण होगा और इस कोण के बराबर में ये कोण होगा। बाकी चारों कोणों का योग 180 अंश 360 अंश होगा, वो तो आपको पहले ही ऑप्शन में हमने बता दिया है। और लास्ट है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हाँ, ये देखो थोड़ा जानने वाली बात है कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर है, ओके, और समांतर चतुर्भुज में अगर हम विकर्ण डाल दें, तो समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण बराबर हो या ना हो वो गारंटी नहीं है। अगर बराबर हो जाएगा तो आयत या वर्ग हो जाएगा, लेकिन अगर बराबर हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी हो एक दूसरे को बराबर भागों में जरूर बांट देगी। अब बराबर भागों में बांटने का मतलब कि अगर हम इसे O मानते हैं तो O से D तक की जो दूरी होगी वही O से B तक की भी दूरी होगी, साथ ही साथ A से O तक की जो दूरी होगी वही O से C तक की भी होगी। कहने का मतलब कि बराबर बराबर भागों में एक दूसरे को ही बांट देते हैं। ओके, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो गया है। बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की। तो लिखा है एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि, हाँ देखो यह बेशक तीसरे ऑप्शन का विलोम ही हम कह सकते हैं। देखो तीसरे ऑप्शन में क्या था कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर हम बता रखा है बुक में, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि अगर ये लक्षण है, कहने का मतलब अगर ये पॉइंट हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, एक चतुर्भुज समांतर होता है यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हो। कहने का मतलब अगर एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, देखो इसके बराबर ये तथा इसके बराबर ये, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म अगर बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। या फिर सम्मुख कोण बराबर हो, देखो इस कोण के बराबर ये, नहीं सॉरी, इस कोण के बराबर ये तथा इस कोण के बराबर ये, सम्मुख कोण अगर इक्वल होते हैं तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। या फिर
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हों। देखो अभी हमने आपको तीसरे ऑप्शन में भी बताया था कि इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करेंगे समांतर चतुर्भुज के। अगर मान लो समांतर नहीं दिया है, इतना बताया है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, तो आप तुरंत जान जाओ कि यह समांतर चतुर्भुज होता है। ओके, और चौथा ऑप्शन है जो कि तीसरे ऑप्शन में नहीं दिया गया था कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर भी हो। देखो इसका मतलब कि सम्मुख भुजाएं कोई भी युग्म उठा लो, चाहे AD और BC उठा लो, चाहे AB और CD उठा लो, ठीक है, चाहे ये वाले इस, चाहे इन दोनों को उठा लो, चाहे इन दोनों को उठा लो, इन दोनों भुजाओं को। तो देखो इसमें ये लिखा है सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, कोई भी एक युग्म बराबर हो, यानी कि इस भुजा के बराबर में, यानी कि AB के बराबर में DC हो, और साथ ही साथ AB के बराबर, AB के समांतर DC हो। कहने का मतलब कोई भी युग्म उठा लें, अगर वो युग्म बराबर है तथा साथ ही साथ समांतर भी है, तो उसे हम समांतर चतुर्भुज तुरंत फटाक से बता देंगे। ओके, तो 4 पॉइंट हो गए टोटली। बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो 5वां है कि एक आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सत्य होता है। तो देखो इस पेपर में अगर हम एक आयत बनाते हैं, देखो फिर हम आपको बताएंगे डिटेल में। देखो आयत ABCD, आयत तो आपको पता ही होगा कि आयत में कोई भी एक कोण समकोण होता है। तो देखो आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि आयत समचतुर्भुज के विकर्ण तो क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तो परस्पर समद्विभाजित करते ही हैं, लेकिन आयत के विकर्ण भी परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और इसका विलोम भी सत्य होता है। और विलोम सत्य होने का मतलब कि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, हाँ ये पॉइंट हमने नहीं बताया, यानी कि बराबर भी होते हैं, मतलब कि आयत के जो विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित तो करेंगे ही। देखो समद्विभाजित करने का मतलब आपको पता है कि AO और OC दोनों इक्वल होंगे, यानी कि BD को 2 बराबर भागों में बांट दिया, विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो समद्विभाजित हो गया। और साथ ही साथ दोनों विकर्ण बराबर भी हों, यानी कि AC के बराबर BD हो, तो वह एक आयत होता है। अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो किसी भी स्थिति में आयत नहीं है, और इसका विलोम भी सत्य होता है। अब विलोम का मतलब कि उल्टा, यानी कि ये बता रखा है कि किसी चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर बराबर हैं तथा एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित भी करते हैं, तो आप फटाक से समझ जाना कि वह आयत की बात कर रहा है। ओके, तो 5 पॉइंट उस पेज में थे और 5 पॉइंट हमने इस पेज में लिख रखे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 6वें नंबर के पॉइंट की। तो इसमें है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और इसका विलोम भी सत्य होता है। हाँ ये देखो, अगर हम इसे समचतुर्भुज माने ABCD को, इस वाली आकृति को अगर हम समचतुर्भुज माने, तो इसके अनुसार अगर हम इस समचतुर्भुज में विकर्ण डालेंगे, ठीक है, तो अगर हम विकर्ण डालेंगे तो इसमें ये जो विकर्ण होगा परस्पर समद्विभाजित तो करेगा ही, क्योंकि समांतर के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे समकोण पर काटेगा, ठीक है, एक दूसरे को किस पर काटेगा, समकोण पर। अगर ये कोण 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90, यानी कि यहाँ पे चारों कोण का मान 90 डिग्री होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इसके विकर्ण एक दूसरे पर ही लंब का कार्य करते हैं, किसके, समचतुर्भुज के, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 की बात कर लें कि वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं, इसका विलोम भी सत्य होता है। सेम चीज़, जो चीज़ यहाँ पे समचतुर्भुज में बताया, सेम चीज़ वर्ग में भी काम करेगा। सिर्फ इतना है कि वर्ग में ये जो विकर्ण होंगे वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। समचतुर्भुज में तो ये विकर्ण इक्वल हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वर्ग दिया है तो उसके, अगर इसे हम वर्ग मान लेते हैं, चलो इसे हम वर्ग मान लें, तो इसके जो विकर्ण है ना ये बराबर होंगे और समकोण पर तो समद्विभाजित करेंगे ही। ओके, चलो 8वें पॉइंट की बात कर लें। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने गलती से चतुर्भुज लिख दिया था, यह एक त्रिभुज है। ओके, अब आप ये मत सोचने लगना कि चतुर्भुज के सारांश में हम त्रिभुज क्यों बता रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन मतलब कि चतुर्भुज वाली अध्याय में ये त्रिभुज का भी पॉइंट दिया था, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें तो बताना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या दिया है। वैसे ज्ञान है यार, ले लो, ख़राब नहीं करेगा, त्रिभुज में लगा लेना, वैसे चतुर्भुज में भी ये पूरा काम करता है। देखो, किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा भी होता है। देखो, यह एक मिड पॉइंट थ्योरम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा समझाने में, और आपको समझने में भी आइडिया हो जाएगा, मुझे समझाने में भी। देखो ABC यह एक त्रिभुज है, जरूरी नहीं कोई समद्विबाहु हो, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। तो इसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। देखो, तो कोई भी 2 भुजा ले लेते हैं, कोई भी,
ठीक है। तो हम ए बी का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं और बी सी का मध्य बिंदु ये मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे, ठीक है, तो वो तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। देखो हमने इस भुजा का और इस भुजा का ए बी और बी सी का हमने मध्य बिंदु लिया, उन दोनों मध्य बिंदुओं को मिला दिया तो तीसरी भुजा के समांतर होगी, तथा साथ ही साथ तीसरी भुजा के आधा भी होगा। अगर इसे हम वाई और इसे एक्स माने तो एक्स से वाई तक की जो दूरी होगी वो ए सी की आधी होगी, ठीक है। तो ये 8वां पॉइंट हो गया। बात कर लेते हैं 9वें पॉइंट की, जो कि 8वां का विलोम ही है। इसमें है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमने किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिया ये, और इस मध्य बिंदु से हमने इस भुजा के समांतर अगर हम रेखा खींचेंगे तो जो तीसरी वाली भुजा बचेगी उसके मध्य बिंदु पर ही जाके मिलेगी। तो कहने का यही मतलब था, मध्य बिंदु पर मिलने का मतलब कि समद्विभाजित कर रही है। ओके, अब लास्ट पॉइंट बच रहा है तो इसे भी देख लेते हैं कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो कोई भी चतुर्भुज, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी चतुर्भुज, चाहे समांतर हो, चाहे सम हो, या फिर कोई भी चतुर्भुज ले लो, बस 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए। देखो हम ले लेते हैं, हमने एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया जो कि किसी भी चतुर्भुज के अंतर्गत, ये विषमबाहु चतुर्भुज कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या है कि अगर कोई चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज की सभी भुजाओं को मध्य बिंदु, देखो इसका मध्य बिंदु हमने ये ले लिया, इसका मध्य बिंदु ये ले लिया, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये। तो उसके बाद है कि मध्य बिंदुओं को अगर हम क्रम से मिलाएंगे, तो देखो क्रम से मिलाने का मतलब है कि इसको हमने इससे मिला लिया, फिर इसको इससे मिला लिया, मध्य बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिया। अगर इनका हम नाम दे दें तो P Q R S, और चतुर्भुज का नाम दे दें तो A B C D, ठीक है। तो ये A B C D चतुर्भुज कोई भी हो सकता है। अगर इस चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे तो वो जो आकृति बनेगी ना, यह एक समांतर चतुर्भुज आकृति बनेगी, ठीक है। तो वो यही है कि चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि उसके अंदर की जो आकृति बनेगी वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। वैसे इसमें मैंने वैसे भी जितने भी पॉइंट हमने आपको बताए, सारे पॉइंट पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जो कि ज़्यादा डिटेल में है। ये तो मैंने बस आपको इतना समझ लो कि मेमोराइज क्या कहते हैं, याद कराने के लिए हमने आपको फिर से बता दिया, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी हमें कमेंट में ज़रूर बताओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लेके। वैसे यार कमेंट में बताओ ना कि आप आगे की वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, हम ज़रूर से, बस मैथ से संबंधित होना चाहिए, ज़रूर से हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इतना ही था, हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।